और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दिल्ली में बीजेपी के प्रत्याशी अपनी नामांकन करने वाले हैं। आज बांसुरी स्वराज नई दिल्ली से अपना नामांकन करेंगी। बांसुरी स्वराज के नामांकन में बीजेपी नेता शामिल होंगे। 1 मई को पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा नामांकन करेंगे। तो देखिए अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दिल्ली में। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट के लिए भाजपा उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया ने पहले सोमवार को नामांकन किया और उसके बाद अब बारी बांसुरी स्वराज की है, वो भी अपना नई दिल्ली से नामांकन करेंगी। दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहीराम मंगलवार को नामांकन करेंगे। भाजपा की तरफ से नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज भी अपना नामांकन करेंगी। दोनों ही प्रत्याशियों के नामांकन में भारी भीड़ रहने की संभावना है, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन को भी कड़े इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए लगातार अब आप जान रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली में प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला शुरू हो चुका है। जुलूस के साथ पहले चुनावी दंगल में उतरे भाजपा के प्रत्याशी चंदोलिया और आज 2 और प्रत्याशी अपना नामांकन भरने वाले हैं। उम्मीद यह है कि जिस तरीके से चंदोलिया ने पूरे रोड शो के तहत में अपने ताकत का प्रदर्शन किया, ऐसे ही बाकी के बीजेपी के प्रत्याशी भी नामांकन से पहले अब कुछ रोड शोज कर सकते हैं। भाजपा की नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज जो कि नामांकन करेंगे और दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सहीराम भी अपना नामांकन करेंगे। तो आज बांसुरी स्वराज बीजेपी की प्रत्याशी नई दिल्ली से अपना नामांकन करने वाली हैं। आज बांसुरी स्वराज का दिल्ली से नामांकन है। इससे पहले भाजपा के प्रत्याशी चंदोलिया अपना नामांकन कर चुके हैं। उत्तर पश्चिमी सीट से उन्होंने अपना नामांकन किया और देखिए खूब ताकत का प्रदर्शन लगातार आप देख रहे हैं कि नेताओं के चुनावी प्रचार में किया जा रहा है। अगर नई दिल्ली सीट की बात करते हैं तो देखिए मां की विरासत और युवा जोश बांसुरी स्वराज के काम आ रहा है। भाजपा की वरिष्ठ नेता रही सुषमा स्वराज की विरासत को आगे बढ़ाने का मौका बांसुरी स्वराज को मिला है। पेशे से अधिवक्ता हैं, 16 सालों का कानूनी अनुभव बांसुरी स्वराज को है। उनके सामने जल बोर्ड के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती पर 3 बार लगातार मालवीय नगर सीट से विधायक रहने उनके पास एक के प्लस पॉइंट है और अब इस बार उनका मुकाबला यहाँ सोमनाथ भारती से होने वाला है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं कि रफा पर एयर स्ट्राइक, 22 की मौत, सीज फायर का दबाव बढ़ा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जिसमें 22 लोगों के मारे जाने की खबर। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के राष्ट्रपति पर सीज फायर का दबाव बनाया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह आतंकी को मार गिराया है, ब्लिंकन ने ये दावा किया है। आपको बता दें ये भी जानकारी मिली, इजराइल का युद्ध विराम प्रस्ताव उदार फैसला ले हमास। तो ये इसमें बड़ा अपडेट है। आपको बता दें इस पूरे मामले में युद्ध विराम की बात कही गई है। नेतन्याहू ने इजराइल ने बंधकों को छोड़ने की शर्त पर युद्ध विराम की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की है। साथ ही आपको बता दें इस दौरान सोमवार को 200 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका के अलावा यूरोप के विश्वविद्यालय में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन लगातार हो रहा था। पेरिस के सरबॉव विश्वविद्यालय में छात्रों को 1 दिन के लिए बंद करा दिया गया था। तो ये बड़ी अपडेट इसमें यह है कि इस एयर स्ट्राइक में 22 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। आगे बढ़ते हमास नेता 24 घंटे में दूसरा युद्ध विराम संभव। हमास को नए समझौते से कोई दिक्कत नहीं है, अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया ऑफर जल्द स्वीकार करें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमास नेता ने कहा कि 24 घंटे में दूसरा युद्ध विराम संभव है। अमेरिकी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि जल्द ऑफर स्वीकार करें, ऑफर जो है वो स्वीकार करना चाहिए ताकि समझौता हो सके। हमास को नए समझौते से कोई परेशानी नहीं है, ये भी बातें निकलकर सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने किया नामांकन। गिरिडीह के गांडे विधानसभा जेएमएम ने उनको क्योंकि अपना उम्मीदवार बनाया है तो उस विधानसभा से उनकी तरफ से नॉमिनेशन किया गया है और ये नॉमिनेशन के वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब लोकसभा सीट से, क्योंकि नॉमिनेशन किया गया है गांडिया लोकसभा सीट से और ऐसे में हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन किया है, माफ कीजिएगा ये जानकारी आपको दे दें। और ये उनकी तरफ से नामांकन की तस्वीरें उस वक्त की हैं। देखिए एक बार फिर से आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, उनकी तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया गया है और जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गिरिडीह के गांडी विधानसभा जेएमएम ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए राहुल गांधी ने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस के लिए जनसमर्थन मांगा, कहा कि बीजेपी झूठ फैलाने का काम कर रही है, विरोधियों को डरा रही है। तो देखिए राहुल गांधी भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच बिलासपुर में जब जनसभा राहुल गांधी ने की तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि विरोधियों को डराने का काम किया जा रहा है और कांग्रेस के लिए जनसमर्थन उनकी ओर से मांगा गया। बिलासपुर में पहुंचे तो जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी झूठ फैला रही है
ये कहते हुए उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। और पिछले कुछ दिनों में लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी खूब आक्रामकता के साथ में बीजेपी के ऊपर हमला बोलती नजर आ रही है। झूठ फैलाने का और डर फैलाने की बात बार बार कांग्रेस के नेता मंच से करते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी मंच से बीजेपी पर झूठ फैलाने के आरोप लगाए, विपक्षी पार्टी के नेताओं को डराने के आरोप लगाए। आगे बढ़ते हैं पहले। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे। बात मध्य प्रदेश की होगी। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन लिया है वापस। अक्षय बम ने नामांकन फॉर्म वापस लिया है। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है, तो ये बड़ी जानकारी है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कैलाश विजयवर्गीय के साथ आप उनकी देख भी सकते हैं। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के साथ आए थे फॉर्म वापस लेने। एक्स पर पोस्ट कर कैलाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत किया और ये तस्वीर वही आपको दिखा भी रहे हैं, उनका पोस्ट आपको हम दिखा भी रहे हैं। तो बड़ा झटका इसको मध्य प्रदेश कांग्रेस को आप कह सकते हैं। कांग्रेस, आपको बता दें, इंदौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम सोमवार को बीजेपी नेताओं के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पहुंचे और अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। उनके साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला भी साथ थे। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जो कि कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा खुद एक्स पर पोस्ट की गई। आगे बढ़ते, कांग्रेस जल्द कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार सस्पेंस बरकरार है। ऐलान जल्द होगा ऐसा कहा जा रहा है। सूत्र बता रहे खड़गे ने प्रियंका गांधी से बातचीत इस पूरे मामले को लेकर की। कर्नाटक के गुलबर्गा में बातचीत हुई है दोनों के बीच। अमेठी और रायबरेली को लेकर बातचीत हुई है। जल्द आ सकती है लिस्ट। और ऐसे में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दोनों हॉट सीट है। इससे पहले हमने देखा है कि अमेठी से स्मृति ईरानी चैलेंज कर चुकी हैं। अब देखना होगा कि क्या गांधी परिवार से कोई इस सीट से चुनाव लड़ता है या फिर किसी और को। हालांकि महिमा देखिए, खबरें ऐसी भी थी कि गांधी परिवार से कोई भी नहीं होगा अमेठी और रायबरेली सीट पर कल ही, क्योंकि अपने दर्शकों को हम ये जानकारी दे रहे थे। और ये कहा गया कि पहले लगातार चर्चा थी कि ऐसा हो सकता है कि अमेठी से राहुल गांधी को उतारा जाए मैदान में, लेकिन अब खबर कल ये भी क्लियर हो गई थी कि वहां से कोई, गांधी परिवार से कोई, यानी कि अमेठी और रायबरेली से नहीं होगा चुनावी मैदान में। शायद कांग्रेस पार्टी किसी और को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारे, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, हो कुछ भी सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखना ये होगा कुल मिलाकर कि कांग्रेस की तरफ से किसको यहां पर अपना कैंडिडेट बनाया जाता है। क्योंकि आप सोचिए, अमेठी से अगर बात करें तो स्मृति ईरानी है जो अभी सांसद भी है। एक बार फिर से कल उन्होंने नॉमिनेशन जब फाइल किया तो वो काफी आश्वस्त नजर आ रही थी। बाकायदा उन्होंने वहां पर घर भी बनाया है ये मैसेज देने के लिए कि मैं लोगों के बीच रहती हूँ, जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ी हुई रहती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज कितना कामयाब होगा तो देखना होगा, और उनके सामने कौन होगा कैंडिडेट ये उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा। अच्छा पूजा, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है, आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? देखिए, संभावित तौर पर अभी चर्चा राहुल गांधी और प्रियंका दोनों के अमेठी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने की हो रही है। और क्योंकि जब अमेठी और रायबरेली की बात करते हैं तो कांग्रेस का यहाँ पर एक लंबा इतिहास है। लगातार कई दशकों तक कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी पकड़ बनाई। कांग्रेस का गढ़ माना जाता है इन दोनों सीटों को। अब ये माना जा रहा है कि अमेठी और रायबरेली से अगर कांग्रेस दूरी बनाती है, अगर वहाँ से कि अपनी किसी परिवार के सदस्य को अगर चुनावी मैदान में नहीं उतारती, तो जाहिर तौर पर वहां के लोगों को ये लगेगा कि कांग्रेस ने एक हार के बाद ही उनसे दूरी बना ली। और दूसरी बात है कि राजनीतिक तौर पर भी अगर आप अपने ही गढ़ को बचाने के लिए प्रयास करते नजर नहीं आते हैं तो फिर पार्टी के ऊपर भी ये सवाल उठने लगते हैं कि पार्टी अपने ही गढ़ को बचाने के प्रयास करते हुए नजर क्यों नहीं आ रही है। जब आप अब चुनावी दंगल में उतरे हैं तो आपको मजबूती के साथ में राजनीति में हाथ दो चार करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप दूरी बना लेते हैं जाहिर तौर पर लोगों में भी एक नेगेटिव संदेश जाएगा। इसलिए अमेठी से फिर से राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा चल रही है और रायबरेली से प्रियंका गांधी, इसका जिक्र भी हम ये कर रहे हैं कि खड़गे ने बातचीत भी की है। जानकारी सोर्सेस के हवाले से उनसे बातचीत की जा रही है कि रायबरेली से आप चुनावी मैदान में आइए। लेकिन कुल मिलाकर जो चैलेंजिंग सी सिचुएशन जरूर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए नजर आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और मुझे लगता है दर्शकों को भी समझ आया होगा कि क्या वहाँ की राजनीति है और क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल। आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार के बीच पकवान का लुत्फ। आपको बता दें कि अपने करीबी दोस्त के होटल पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। रेड़ा खोल में होटल बिस्वाल पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान और उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए किस तरीके से एक तरफ चुनाव प्रचार जोरों पर है और दूसरी तरफ पकवान का लुत्फ उठाया जा रहा है। महिमा, आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमने देखी है जब वो हिमाचल जाते हैं कॉफ़ी हाउस और जगह जगह पर जो उनके पुराने दोस्त उनके साथ बात करते हैं और जो भी उनकी तरफ से टी स्टॉल खोला गया है या फिर गोलगप्पे की दुकान खोली गई है तो वैसे तस्वीरें सामने आती है, वायरल भी होती है वो तस्वीरें। एक बार फिर से स्वीट शॉप में धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया कि उनके करीबी दोस्त हैं, वो उनके होटल पहुंचे, तस्वीर भी खिंचवाई है। लेकिन देखिए यहाँ पर फ़िलहाल जो व्यंजन है उसका लुत्फ़ उठाते हुए नजर आए। गर्मा गर्म बड़े, घुगनी, ये उनकी तरफ से खाया गया।
और देखिए बिल्कुल एक देसी अंदाज में वहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं। पत्ते से जो पत्तल तैयार होती है उसमें जो अपनी डिशेज़ हैं उनको एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ईडी के समन को नज़रअंदाज क्यों किया गया। देखिए अरविंद केजरीवाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सबसे बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल को कई दफ़ा, क्योंकि देखिए नोटिस जारी हुए थे, समन जारी हुए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन समन के बावजूद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे और उसके बाद फिर आखिरकार में हाईकोर्ट से भी राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलती है, फिर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, तब से वो न्यायिक हिरासत में है लगातार। और अब अरविंद केजरीवाल से सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछ रहा है कि आपने दरकिनार क्यों किया। अगर ईडी ने आपको समन दिया तो फिर आप उस समन पर पहुंचे क्यों नहीं, आपने जांच पड़ताल में आप क्यों ठीक तरीके से कोऑपरेट नहीं किया। आप कर नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दलील देते नजर आए कि भले ही एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें अभियोजन यानी मुकदमे से छूट नहीं, लेकिन उनके अधिकार किसी सामान्य व्यक्ति से कम नहीं है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी और ईडी द्वारा चुने गए समय पर भी सवाल दागा। सिंघवी ने धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 का हवाला देते हुए पीठ से कहा कि ईडी द्वारा उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी शुरू से ही अवैध थी। सिंघवी ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद ईडी द्वारा गिरफ्तार करने का मकसद उनके मुवक्किल को चुनाव प्रचार से दूर करना था। तो देखिए मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में मामले पर लगातार सुनवाई जारी है। पहले ईडी ने अपना हलफनामा दिया, फिर उसके बाद में अरविंद केजरीवाल का जवाब भी हलफनामे पर पहुंचा और अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सिंघवी कह रहे हैं यानी अरविंद केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने यह भी पूछा कि आपने समन को दरकिनार क्यों किया। वही देखिए आतिशी और सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि का ये जो केस है, जिसमें बीजेपी की तरफ से केस दर्ज कराया गया है रिश्वत देने का आरोप लगाने के मामले में। मानहानि केस है जिसमें 4 मई को सुनवाई होनी है। तो ये बड़ी जानकारी इसमें आपको बता रहे हैं। आतिशी और केजरीवाल पर जो मानहानि का केस है इसमें सुनवाई 4 मई को होनी है। अच्छा, कल इसी बुलेटिन में आपको बताया भी था कैसे आतिशी और सुनीता केजरीवाल को मुलाकात करनी थी, उनसे अरविंद केजरीवाल से पहले मना कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसमें अपडेट ये आया कि मना जरूर किया गया था, लेकिन बाद में अनुमति भी दे दी गई थी मुलाकात की। आगे बढ़ते हैं। आतिशी और सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आपराधिक मानहानि का केस, बीजेपी की तरफ से दर्ज करवाया गया केस, रिश्वत देने का ये पूरा मामला था। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला। राजस्थान में दिए गए स्टेटमेंट के खिलाफ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन हुआ और वाटर कैनन भी इस बाबत चले। देखिए राहुल गांधी की तरफ से टिप्पणी की गई थी और इसी टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा फिलहाल खोला है और सबसे बड़ी बात कि राजस्थान में स्टेटमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं पुतला फूंकते हुए। उसके बाद पुलिस प्रशासन में आपको पूरी तरह से मुस्तैद था, लेकिन इस प्रदर्शन को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा था। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जैसे कि महिमा आपको जानकारी भी दे रही हैं। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने ये जोरदार, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है पुलिस को उनको रोकने के लिए। आप देख सकते हैं पुतला भी यहाँ पर फूंका गया है, जिसके बाद ये तमाम समर्थक काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर 1 मई को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा था, जिस पर एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, ये कहने के लिए कि आप एक बार फिर से अपने जो फैसला दिया गया है उस पर सोचें। और बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत देने का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की इजाजत का जो आदेश था वो वापस ले लिया। बेटी के हेल्थ के संबंध में परिजनों ने चिंता जताई थी। परिजनों की इच्छा पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को वापस ले लिया। माता पिता ने बच्चे को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की थी। सीजीआई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिजनों से बातचीत की। बच्चे का हित सर्वोपरि है, सीजीआई ने कहा।
नाबालिग के माता पिता ने बेटी को घर वापस ले जाने की इच्छा जाहिर की है। देखिए, आपको याद होगा, ये 14 साल की नाबालिग बच्ची के गर्भपात का मामला है, जिसमें पहले कोर्ट ने मंजूरी दी, लेकिन अब जो परिवार के लोग हैं वही कह रहे हैं कि इससे बच्चे की जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है, बच्चे की जो हेल्थ है उस पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, और इसीलिए कोर्ट ने जो गर्भपात का अपना आदेश था उसको वापस ले लिया। रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाज़त देने का मामला, 14 साल की ये नाबालिग थी जो कि रेप हुआ, उसके बाद गर्भवती हो गई थी। बिल्कुल सही कह रही है पूजा आप, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट पे पहले पूरा ये मामला पहुंचा था। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से इस मामले में गर्भपात की इजाजत नहीं दी गई थी। फिर जो परिजन थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट का रुख उन्होंने किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था उसको खारिज किया और एक बड़ी राहत उस वक्त परिजनों को दी थी कि आप गर्भपात करा सकते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि जो हेल्थ इश्यूज हैं वो सामने आ रही, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हो चुका है और इसीलिए अब परिजनों की तरफ से एक बार फिर से गुहार लगाई गई होगी कि वो नहीं चाहते अब इस पूरे मामले में, क्योंकि डॉक्टर्स का एक पैनल भी तैयार करने के लिए कहा गया था कि जिसके निगरानी में गर्भपात कराया जाए। लेकिन जैसे जैसे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीत गया, काफ़ी लंबा समय लग गया और इतने में जो ड्यूरेशन पीरियड था उसमें कुछ हेल्थ इश्यूज आने लगे, शायद इसी वजह से अब ये इजाज़त मांगी गई कि वो नहीं करवाना बेटी की हेल्थ को लेकर परिजनों ने चिंता जाहिर की, जिसके बाद में कोर्ट ने भी ये कहा कि बच्ची का जो स्वास्थ्य है वो सर्वोपरि है, बच्चे का हित सर्वोपरि है, और इसीलिए सीजीआई ने जो अपना आदेश था वो वापस ले लिया। आगे बढ़ते हैं पलक। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी मध्य प्रदेश की भोजशाला की। दरअसल धार स्थित भोजशाला सर्वे के लिए हाईकोर्ट ने एएसआई को अतिरिक्त समय दिया है। 4 जुलाई को मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 4 जुलाई तक एएसआई को पूरा सर्वे करने के निर्देश इसमें दिए गए हैं, क्योंकि आपको याद होगा बीच में यहाँ पर खंडित कुछ मूर्ति बरामद हुई थी, क्योंकि एएसआई लगातार यहाँ पर सर्वे कर रही है। 8 हफ्ते की मोहलत एएसआई के सर्वे के लिए अब दे दी गई है। 4 जुलाई तक एएसआई सर्वे अब पूरा करना होगा किसी भी कीमत पर। तो बड़ा झटका मुस्लिम पक्ष को यहां पर लगा है। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के निर्देश पर धार स्थित भोजशाला में सर्वे क्योंकि लगातार हो रहा है, एएसआई के सर्वे के लिए 8 हफ्ते का वक्त और मांगा था। 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। इसके साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तो मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका यहां पर लगा है, क्योंकि भोजशाला जो है उसमें हिंदू पक्ष अपना दावा करता है, मुस्लिम पक्ष अपना दावा करता है। हालांकि एएसआई को कई ऐसे सबूत मिले हैं, कई भगवान की वहां पर मूर्तियां मिली हैं। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में 4 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली। सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के लोग वहां मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ में एएसआई टीम को सर्वे में कई अहम सबूत भी मिले हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर यह तय होगा कि भोजशाला मंदिर है या मस्जिद। और बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर के उरी में जोरदार लैंडस्लाइड हुआ है। हादसे में गांव के 3 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे की तस्वीर मोबाइल में कैद हो गई है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। 2 घायलों को अस्पताल में भी पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर के उरी का ये पूरा मामला, जहां पर जोरदार लैंडस्लाइड हुई और इस लैंडस्लाइड की वजह से गांव के 3 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, यानी कि पहाड़ों से भारी मलबा जमीन पर आ गया, सड़क पर आ गया। जो घर वहां पर थे बने हुए, क्योंकि पहाड़ों पर अक्सर जो घर होते हैं पहाड़ के बिल्कुल नीचे होते हैं बने हुए, और बड़े बड़े बोल्डर आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और इस नुकसान की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेता की कार हादसे का शिकार हुई दुष्यंत गौतम की गाड़ी। मुरादाबाद बाईपास के पास हादसा हुआ और देखिए उसके बाद अस्पताल में उनको ले जाया गया। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हादसे का शिकार हुई दुष्यंत गौतम की गाड़ी। बीजेपी नेता की कार हादसे का शिकार हुई। मुरादाबाद बाईपास के पास में यह हादसा हुआ और हादसे का शिकार जब दुष्यंत गौतम हुए उसके बाद उनको तुरंत से अस्पताल ले जाया गया। और वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इन दिनों लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है और इस बीच इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं सामने। की एक बड़ी खबर बता दें, पश्चिम बंगाल से मिल रही है संदेश खाली की पीड़िता को मिली सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी रेखा पात्रा को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। बशीरहाट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं रेखा। और आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पश्चिम बंगाल के 6 बीजेपी नेताओं को सिक्योरिटी फिलहाल दी। आप बखूबी जानते हैं कि वहां पर कैसे मामले कई बार सामने आते हैं। और आपकी बात पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि एमएचए की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। प्रत्याशी रेखा पात्रा को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। बशीरहाट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं रेखा पात्रा, उनको सुरक्षा मिली। और इसके अलावा बंगाल के 6 बीजेपी नेताओं को भी सुरक्षा देने का फैसला एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से किया गया है। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात पेरू की करेंगे। पेरू में खाई में गिरी है बस और हादसे में 25 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पेरू से दर्दनाक खबर, दुखद खबर इस वक्त सामने मिल रही है। खाई में बस जाकर गिर गई और जानकारी यह है कि
12 लोग बुरी तरीके से घायल इस हादसे में हो गए हैं, जबकि 25 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 25 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुल कितने लोग इस बस में सवार थे और इस हादसे की वजह क्या है, क्यों और कैसे ये बस खाई में जा गिरी, ये बड़ा सवाल है। और क्या बस ओवरलोडेड थी या फिर नियंत्रण ड्राइवर ने बस से खो दिया था या फिर इसके पीछे की कोई और वजह थी। जो लोग जिनकी जान गई है, जिन लोगों की मौत हुई है, उसमें कितने बच्चे थे, कितने महिलाएं थी, ये अभी जानकारी सामने आना बाकी है। और चलिए बात करते हैं कोर्ट केसेस की। आज कोर्ट में किन किन मामलों पर है सुनवाई? क्या निजी संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधनों के तहत लाया जा सकता है या नहीं? मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामला, मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर फैसला होगा। इसके अलावा दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, जिसमें सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तो ये वो मामले जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई रहने वाली है।